गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग कोशिका जो बायो का सबसे बड़ा चैप्टर है कोशिका में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। तो पहले नंबर तो देख लें, कोशिका को हम लोग अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, मगर इसका टेक्निकल नाम जो है वो क्या है, साइटो है। क्या है, साइटो। और कोशिका को हम लोग टेक्निकल साइटो, हिंदी में कोशिका, अंग्रेजी में सेल कहते हैं। और साइटो से ही साइटोलॉजी बना है। साइटोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक। और दूसरी बात सर हम लोग ये देखेंगे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। और कैसी कोशिका की, मृत कोशिका की। कैसी कोशिका की, मृत कोशिका की। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सेल। कोशिका के जनक के नाम से भी रॉबर्ट हुक जाने जाते हैं। और जीवित कोशिका की अगर बात करें तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में, कौन से सन में, 1665 में मृत कोशिका, और 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। इन्होंने ऐसी कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका। सबसे पहले ही इन्होंने ही बताया कि जो जीवित कोशिका है उसकी खोज 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। सबको पता हो गया, मृत और जीवित सन भी पता, 65 में और 74 में। और कोशिका जो हमारी कोशिका है उसके बीच में ये जो पार्ट है जिसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस की जब खोज की बात आती है तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो रॉबर्ट, यहां भी देखो रॉबर्ट हुक मिलते हैं और यहां पर रॉबर्ट ब्राउन मिलते हैं। तो ये अंतर आप लोग को जरूर ध्यान देना है कि हुक कोशिका की खोज किए हैं और ब्राउन किसकी खोज किए हैं, न्यूक्लियस की। तो इतना सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखें। अब दूसरी बात हम लोग यहां देखते हैं, चलिए देखें। सबसे छोटी कोशिका, सबसे संपूर्ण कोशिका जो होती है उसमें जो हम लोग कोशिका की ओवरऑल बात करते हैं तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की होती है। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुक्रमूर के अंडे में पाई जाती है। और सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है, ये हमारे दो वैज्ञानिकों ने दिया। इनका कहना है कि जो ये कोशिका है इससे हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण हुआ है। कोशिका के द्वारा ही हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण हुआ है। यह इनका सिद्धांत है कि जो कोशिका है उसी से हमारे सभी शरीर बने हैं। तो इतना आप लोग देख लें, एक बार सरसरी निगाह से देख लें। कोशिका को टेक्निकल नाम साइटो, अंग्रेजी नाम सेल। कोशिका एक कैसी इकाई है, तो सूक्ष्म इकाई है, सूक्ष्म इकाई है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की सर्वप्रथम खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को किया। जीवित कोशिका की खोज की अगर बात आती है सर्वप्रथम तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। और केंद्रक की खोज की बात आती है तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुक्रमूर के अंडे में पाई जाती है। सिद्धांत अगर हम सिद्धांत के बारे में देखिए, दोनों वैज्ञानिकों का एक ही कहना है कि जो कोशिका है उसके हमारे पूरे संपूर्ण शरीर की रचना हुई है, संपूर्ण शरीर का निर्माण हुआ है। तो अब हम लोग अभी तक तो हम लोग कोशिका के संपूर्ण छोटे बड़े में जाने, अब हम लोग
मानव कोशिका के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। हम लोग आते हैं मानव में देखा जाए तो, और अभी हम लोग ओवरऑल जो चर्चा किए वो संपूर्ण कोशिका के बारे में चर्चा की कि सबसे बड़ी कौन होती है, सबसे छोटी कौन होती है। मगर आप हम लोग मानव ह्यूमन बॉडी में जो कोशिका है उसकी बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका, अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो वो पुरुषों में पाई जाती है। पुरुषों में, वो भी उनके शुक्राणु में, स्पर्म में पाई जाती है। जो स्पर्म की कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है और स्पर्म का जो सेल होता है इस आकार का होता है। आप लोग देखे होंगे तो इस आकार का स्पर्म का सेल होता है। तो स्पर्म में जो कोशिका पाई जाती है, जो सेल पाई जाती है वो सबसे छोटी होती है। अगर वही बात अगर सबसे बड़ी कोशिका की जाए तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका स्त्रियों में पाई जाती है। स्त्रियों के अंडाणु में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ये पुरुषों में पाई जाती है, मेल में, और ये फीमेल में पाई जाती है। तो हम लोग इतना देखते चले कि मानव की सबसे छोटी जो कोशिका होती है स्पर्म शुक्राणु जो होती है सबसे छोटी कोशिका, और जो बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो अंडाणु में पाई जाती है, वो भी फीमेल के अंडाणु में पाई जाती है, वुमन में पाई जाती है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करते हैं तो न्यूरॉन, ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ब्रेन में, मस्तिष्क में पाई जाती है। ये न्यूरॉन कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। इनका आकार कुछ इस तरह होता है। यौन होते हैं और इसमें से ऐसे निकले हुए तो ये न्यूरॉन कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर में कहां पाई जाती है? मस्तिष्क वाले भाग में पाई जाती है। और ये कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, जो कि अगर कोशिका का विभाजन मस्तिष्क में जो कोशिका पाई जाती है न्यूरॉन कोशिका में विभाजन नहीं होता। इसलिए आप लोगों को हर वक्त बताया जाता है कि सर में चोट ना लगे, सर की चोट से बचे। गाड़ी चलाते हुए सर में हेलमेट जरूर लगाएं, हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाएं। इसीलिए अगर सर में चोट आ गई तो अगर उसमें चोट आ गई, उसकी कोशिकाएं अगर डेड हो गई तो फिर दोबारा वो कोशिकाएं नहीं बन पाती। इसलिए कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी सेल है जो न्यूरॉन सेल कही जाती है, और इस सेल में विभाजन नहीं होता है। अगर हम विभाजन की बात करते हैं तो सबसे तेज जो विभाजन होता है हमारे लिवर में यकृत, जो हमारे पेट के अंदर यकृत है, जो यकृत है उसके अंदर में अगर देखा जाए तो इसमें कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। इसमें कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। विभाजन होता है कि पुनर्निर्माण करने में कोशिका अगर इसमें लिवर में कुछ काट हो जाता है, टूट काट जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उसमें बहुत तीव्र गति से कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग ये बात सबसे निकाल से देख लेते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु में होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में पाई जाती है, जो कि स्त्री में पाई जाती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, और कोशिका का सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? तो हमारे लीवर में होता है। अभी यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग हमको लग रहा है कि सब लोग को समझ में आ रहा है कि ये बड़ी और लंबी में अंतर। तो बड़ी और लंबी में अंतर, जैसे हम लोग देखते हैं कि यह मैदान बड़ा है या चौड़ा है, और लंबा जो खंबा है, खंबा को तो हम लोग बड़ा नहीं बोलते हैं, खंबे को हम लोग क्या बोलते हैं? खंबा ये लंबा है। तार क्या है? लंबा है। तार को हम लोग बड़ा नहीं बोलते हैं, तार को हम लोग कहते हैं लंबा है। धागा क्या है? लंबा है। रस्सी क्या है? लंबी। जो लंबाई को ज्ञात करते हैं, जैसे जो लंबाई से हम लोग देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं लंबा। तो उसी तरह ये न्यूरॉन सेल जो है वो सबसे लंबी सेल है, और जो सबसे बड़ी सेल है हमारे शरीर की तो वो ओवन, अंडाणु में ओवन में पाई जाती है। तो अब हम लोग फिर से एक बात देख लेते हैं
सेल को हमने अभी ओवरऑल सेल की जब बात किए थे तो उसमें जो सबसे छोटी सेल थी वो माइक्रोप्लाज्मा की थी और सबसे बड़ी जो सेल थी शुक्राणु की थी। और मानव में देखा जाए तो सबसे छोटी जो सेल है स्पर्म में पाई जाती है और सबसे बड़ी सेल अंडाणु में पाई जाती है और सबसे लंबी सेल अगर देखा जाए तो सब न्यूरॉन में पाई जा रही है। और न्यूरॉन वाली कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है और सबसे तेज विभाजन किस जगह होता है तो शरीर में सबसे तेज कोशिका का विभाजन हमारे यकृत लीवर में होता है। अब हम लोग बारे में कुछ उनके अंगों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कोशिकांग में। पहले नंबर पे हम लोग देख रहे हैं कि कोशिकांग में हम सबसे पहले देखते हैं उसकी जो ऊपरी सतह होती है जिससे वो कोशिका के सारे अंग घिरे होते हैं। कोशिका का एक आकार कोशिका के चारों तरफ से एक लेयर होती है जिसे हमारे शरीर के ऊपर हमारी चमड़ी उसी तरह जो कोशिका के ऊपर लेयर लगी हुई है वो उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटीन की बनी होती है और इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे कोशिकांग भरे हुए होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका भित्ति ये मानव सेल है, हम लोग मानव सेल पे चर्चा कर रहे हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। उसका काम क्या होता है कि जैसे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक और झिल्ली लगी जाती है, माने कि सेल मेम्ब्रेन के की तरह एक झिल्ली और होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह पादप कोशिका में पाई जाती है। तो अब हम लोग कोशिका के अंदर उसके चर्चा करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ये हमारे कोशिका का बहुत ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि है क्या। कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मुख्य कार्य है ऊर्जा को प्रदान करना। तो ऊर्जा को प्रदान कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसी के अंदर में ये क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है जो 38 एटीपी को तोड़कर क्या बनाता है? एक ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? तो 38 एटीपी को तोड़ता है और फिर एक ग्लूकोज बनता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसी में क्रेब्स चक्र के अंतर्गत जो 38 एटीपी को तोड़कर ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है। इसीलिए हम कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसे पावर ऑफ सेल कहते हैं या तो ऊर्जा घर कहते हैं। सेल देखते हैं तो कोशिका में चौथे नंबर पर देखते हैं तो हम लोग गोल्गी बॉडी का जो चित्र है ये कोशिका में देख रहे हैं इस तरह का है और इसका काम क्या है? इसका काम है ऊर्जा का परिवहन करना। तो गोल्गी बॉडी का ही काम है जो हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। मान लो हम लोग काम करते हैं तो अधिक हाथ या पैर से दौड़ रहे हैं या हाथ से बैडमिंटन खेल रहे हैं तो ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर में तो ऊर्जा का निर्माण हमारे पूरे बॉडी में होती रहती है, पूरे सेल में होती रहती है। तो क्या करता है गोल्गी बॉडी एक ऑपरेटर का काम करता है कि कहाँ पे किसकी ज्यादा जरूरत है एनर्जी की तो वहां पर ले जाके पहुंचाता है। तो ऊर्जा का मुख्य जो कार्य है वो क्या है? गोल्गी बॉडी का मुख्य कार्य है ऊर्जा का परिवहन करना। और इसकी खोज की बात अगर आती है तो देख लेते हैं। तो केमिलो गोल्गी बॉडी के ही नाम गोल्गी नाम से ही चला है केमिलो गोल्गी जो 1897 ईस्वी में किए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं राजधानी क्या है? वैकोल्स ये क्या है? ये हमारे कोशिका के अंदर में ऐसे बने हुए होते हैं राजधानी छोटे छोटे आकार से और ये पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में जल को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? जल को स्टोर करते हैं और इसका मुख्य जो कार्य है वो कोशिका के अंदर से अनावश्यक पदार्थ को बाहर
में मदद करता है, यह इसका मुख्य कार्य है राजधानी का। तो हम लोग देख लें कि गोल्जी बॉडी की खोज को जो जनक है उनको हम लोग कैमिलो गोल्जी कहते हैं, जिन्होंने 1897 ईस्वी में की है, 97 ईस्वी में की है। और कार्य इसका ऊर्जा का परिवहन करना, राजधानी वैक्यूल्स का कार्य पानी को स्टोर करना। इसका मुख्य जो कार्य हम देखते हैं हमारे इस कोशिका के अंदर जो कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, कोशिका के अंदर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंट्रोसोम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सेंट्रोसोम को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो सेंट्रोसोम, और हिंदी में इसे हम लोग तारकाय बोलते हैं। तो सेंट्रोसोम की जो खोज हुई थी वो बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और इसका कार्य जो है सेंट्रोसोम का, वो कोशिका का विभाजन या पुनर्निर्माण करता है। सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है, हमारे न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए वहां पे कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। और सभी कोशिकाओं में क्या पाया जा रहा है, सेंट्रोसोम पाया जा रहा है। सेंट्रोसोम की वजह से हमारे कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है। तो एक कोशिका टूट के तो देखेंगे राइबोसोम का कार्य या राइबोसोम अभी हमने आप लोग को बताया था कि ये जो छोटे छोटे आकार में जो इसकी वृद्धि मिली है वही राइबोसोम है। और यहाँ देखो राइबोसोम को दिखाया भी गया है, ये कोशिका में चारों तरफ बिखरे पड़े होते हैं। इनके जो राइबोसोम के जनक हैं वो कौन है, जॉर्ज एमिल पैडले ने किया, इनकी खोज और किए थे 1950 ईस्वी में। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है क्या, प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या, प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य होता है राइबोसोम का। इसीलिए क्वेश्चन में हर वक्त आता रहता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, राइबोसोम को कहते हैं। और इसकी खोज जॉर्ज एमिल पैडले ने 1950 ईस्वी में किया। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा न्यूक्लियस पे कुछ चर्चा करते हैं। तो न्यूक्लियस में देखते हैं, तो यह न्यूक्लियस जो कोशिका के मध्य में होता है, कोशिका के मध्य में होता है। तो इसकी खोज अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कोशिका की खोज केंद्रक की खोज कौन किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। और यह किससे 80% प्रोटीन से बना होता है। जो हमारा ये केंद्रक होता है वो 80% प्रोटीन से बना होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ही हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। वो क्रोमोसोम यही केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, और इसी में केंद्रक इसमें 10% डीएनए पाया जाता है केंद्रक के अंदर। तो ये एक बार फिर से देख लें, राइबोसोम की खोज या जनक जॉर्ज एमिल पैडले ने 1950 ईस्वी में प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस इसके जो जनक हैं रॉबर्ट ब्राउन हैं, और ये 80% प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं लाइसोसोम के कार्य और लाइसोसोम का खोज या जनक। तो लाइसोसोम के जो जनक है डी डुबे ने
को किया है डी डुबे ने। तो डी डुबे ने इसकी खोज किया है। लाइसोसोम की जो खोज है, जो जनक है वो कौन है? डी डुबे ने है। और लाइसोसोम का कार्य क्या है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लाइसोसोम जो है उसका कार्य देख लेते हैं। तो लाइसोसोम का जो कार्य है, ये लाइसोसोम आपको दिख रहा होगा। ये लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम पाता मिलता है कि ये पहले नंबर तो इसका कार्य ये है कि ये हमारे पूरे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो सभी में विद्यमान है। तो इसमें कोई भी चीज खराब होता है या कोई फंक्शन करना बंद कर देता है, जैसे माइक्रोकार्डिया काम करना बंद किया तो इसके जो कलेक्टर हैं, केंद्रक कोशिका का कलेक्टर या कोशिका के जो ब्रेन है उसे हम किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन बोलते हैं। तो ये तुरंत इनके पास संदेश कर देता है कि माइक्रोकार्डिया काम करना बंद किया। तो ये उसको क्या करते हैं? अपघटित कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, पचा लेते हैं। और अगर ये पूरी मान लीजिए पूरी बॉडी जो कोशिका की पूरी बॉडी है, माने जो ये पूरी सेल है, ये इसमें कोई खराबी आ जाती है तो ये क्या करता है? अपने आप को ही मार डालता है और ऐसे लिक्विड छोड़ देता है कि ये सारी कोशिकाएं क्या हो जाती है? उस लिक्विड में ही समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाता है पूरी कोशिका, है ना। कभी कभी आप देखे होंगे कि डायरेक्ट कभी चोट लग जाता है या कोई पुलिस वाला डंडा मार देता है तो जिस स्थान पे मारता है उस स्थान पे पूरा रेड हो जाता है या काला हो जाता है। तो वहां पे क्या होती है? सारी कोशिकाएं मर जाती हैं और मर जाने के कारण तो ये लाइसोसोम भी हमारा मर जाता है और ये उन कोशिकाओं को खा नहीं पाता, इसलिए वहां पर रेड का निशान बन जाता है, ब्लैक का निशान बन जाता है। फिर ये बगल वाली कोशिकाओं वाले लाइसोसोम देखते हैं कि ये यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्यों इतना तो भीड़ है या क्यों क्यों ऐसा जमा हुआ है। तो ये देखते हैं ओ यहाँ तो सारी कोशिकाएं मर गई। तो अपना थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड छिड़क कर उसको भी साफ करते हैं, माने उसको भी पचा लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे दाग खत्म हो जाती है। तो ये हमारे लाइसोसोम का कार्य क्या है कि या कोशिका के अंदर बड़े कणों को पचाने तथा मृत कोशिकाओं को अपघटित करने का कार्य करता है। और इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसलिए आत्महत्या की थैली बोलते हैं कि जब ये सारी कोशिकाएं कोशिका के सारे अंग काम करने बंद कर देते हैं तो ये अपने आप को ही मार डालता है और मार के ये सारी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, बचा लेता है। अगर ये ना होता तो ये क्या होता है? ये सब सड़ जाते हैं, फिर हमारे शरीर के अंदर विषैले पदार्थ हो जाते हैं, है ना। तो ये ही ऐसा लिक्विड छोड़ता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जिससे सभी कोशिका मरती और रहती हैं उसको ये बचाता रहता है, ठीक ना। ये लाइसोसोम का कार्य है और ये जब अपने आप को एकदम से अपने आप को मार के ये पूरी कोशिकाओं को खत्म कर देता है, तो इसलिए इसका नाम सुसाइड ऑफ बैग कहा गया है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से गांधी बॉडी का काम क्या है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण, माने जहां जहां पे प्रोटीन ना हो वहां वहां पर जहां पे काम हो जाए, एनर्जी का काम हो, तो ये क्या करता है? ये परिवहन का काम करता है। और ये क्या करता है? माइक्रोकार्डिया। माइक्रोकार्डिया का काम ये है कि ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इस तरह हमने वैकोल्स का देखा, वैकोल्स को देखा तो जो रिक्तिकाएं हैं उसको देखा तो उसमें क्या है? पानी को सोख लेता है। मेम्ब्रेन का काम क्या है? मेम्ब्रेन का काम है कोशिकाओं को घेरे हुआ है। लाइसोसोम का काम है कि सभी कोशिका के अंदर कोई भी अंग उसका खराब हो जाता है तो उसको पचाने की क्षमता रखता है, वो पचाता है। या तो पूरी कोशिका खराब हो जाती है तो अपने आप को मार डालता है और वैसा लिक्विड छोड़ देता है कि सारी कोशिकाएं वो पचन हो जाए, गठन हो जाए। तो अब हम लोग संपूर्ण कोशिका के बारे में देख लिए हैं, तो हम यहीं से अपनी क्लास को विराम करते हैं। जय हिंद।